Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. So the first question was, in which year C.V. Raman received the Nobel Prize in Physics, and correct answer for this question is 1930। और आप सभी को पता है कि रमन इफेक्ट के लिए इन्हें ये नोबेल अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कॉमन नेम गिवन टू एपिस कैरिंजोडियन, एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंडियन ब्लैक हनी बी। आपको कल ही हमने डिस्कस किया है कि एपिस कैरिंजोडियन 200 साल बाद, ठीक है, इंडिया में अगर हनी बी का कोई स्पीशी आइडेंटिफाई हुआ है तो दैट इज़ एपिस कैरिंजोडियन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सी व्हाट इज़ इन द न्यूज़। So this particular article is talking about that Supreme Court in a majority verdict upholds the EWS quota। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, EWS कोटा को लेकर बहुत समय से विवाद चल रहा था और यहाँ पे फाइनली वर्डिक्ट आ गया है जिसपे इन्होंने क्या बोला है कि 10% रिजर्वेशन टू द पुअरेस्ट ऑफ पुअर अमंग फॉरवर्ड कास्ट डज नॉट अफेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ है कि 3:2 का रेशो आया है। 5 बेंच की जजेस ने एक यहाँ पर वर्डिक्ट दिया है जिसमें से 3 लोग इसके फेवर में हैं और 2 इसके फेवर में नहीं हैं। चलिए इस पूरे आर्टिकल को समझने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर मुद्दा क्या था। देखिए इकोनॉमी को बेस बनाकर जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसको बोला गया कि भाई यह हमारे बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का हनन करता है। सो उसी के लेकर यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल आया है। चलिए अब इसको डेप्थ में समझ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है। देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, जो 103rd अमेंडमेंट है ना, जैसे आप सभी को पता है कि 103rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसे 2019 में लाया गया था, उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है EWS कोटा से। तो इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि ये जो है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इट इज़ टोटली वैलिड, जो किसकी बात करता है, विच प्रोवाइड्स 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बट विच ऑल्सो एक्सक्लूड द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर अमंग शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, socially and educationally backward classes and other backward classes। ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या हुआ था, देखिए 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया था 2019 में, और इसमें क्या बताया गया, आर्टिकल 15 जो कि आपको पता है विच टॉक्स अबाउट द एजुकेशनल रिजर्वेशन, एंड आर्टिकल 16 जो कि किसके बारे में बात करता है, जॉब्स में रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। इनमें कुछ अमेंडमेंट किए गए और इसमें कुछ क्लॉजेज ऐड किए गए, लाइक 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6 जो किसकी बात कर रहा है कि इकोनॉमिकल रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वो दिया जा सकता है। तो ये जो पूरा मुद्दा है ये क्या कर रहा है, इट इनेबल्स द सेंटर एंड स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द EWS सोसाइटी, और इसी को लेकर ये विवाद छिड़ा था जिसमें फाइनली 3:2 का स्प्लिट हुआ है, डिसीजन आया है। 3 लोग इसके फेवर में हैं जो हैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी एंड JB पारदीवाला। वहीं इसके ऑपोजिशन में जो लोग इससे हालांकि खासा एग्री नहीं है वो हैं हमारे चीफ जस्टिस UU ललित एंड जस्टिस S रविंद्र भट्ट। देखिए इसी के साथ आपको याद रखना ज़रूरी है कि हम इन आर्टिकल्स को क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे 2018 में UPSC ने एक सवाल पूछा था कि राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में है ना, तो इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 15 का संबंध किससे, आर्टिकल 16 का संबंध किससे है। वहीं 2019 में एक और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी द अदर पर्सन ऑफ वंस चॉइस, ठीक है, तो इसका संबंध किससे है, ये उस समय न्यूज़ में भी था इसीलिए इसको क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ऐसे ही 9 शेड्यूल को किस अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था वो भी सवाल एक बार पूछा जा चुका है। तो ये कहीं ना कहीं सारे पॉइंट्स लाइक 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसका संबंध किससे है, किन आर्टिकल में अमेंडमेंट्स किए गए हैं, उन आर्टिकल का संबंध किससे है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे कि 25 जनवरी 2020 में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया था जिसके थ्रू क्या किया गया था, एंग्लो इंडियन जो हैं उनका रिजर्वेशन पार्लियामेंट और असेंबली में
कैंसिल कर दिया गया था, उसे ख़त्म कर दिया गया था, राइट। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर। जब ये सारी बात हम करते हैं तो थोड़ा हमें जानना ज़रूरी है कि इतिहास क्या रहा है रिजर्वेशन का इंडिया में लेकर, ठीक है। चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया, जिसे हम पार्लियामेंट रिफॉर्म भी बोलते हैं। इसने क्या करा, इन्होंने बोला कि भाई मुस्लिम्स के लिए हम क्या करेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट करवा देंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, जहाँ पर साथ ही हम क्या करने वाले हैं, मुस्लिम्स के लिए केवल मुस्लिम्स ही वोट देंगे, ये यहाँ पर बोला गया था। चलिए अब जो दूसरा रिफॉर्म आया वो क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या बोला कि जो पहले आप सिर्फ मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे ना, अब हम उसे एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड किसके लिए कर देते हैं, सिख्स, एंग्लो इंडियन और इंडियन क्रिश्चियंस तक, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएंगे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड। 16 अगस्त 1932 को ये क्या करेंगे, कम्युनल अवार्ड को अनाउंस कर देंगे। क्या बोला इन्होंने, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद इन्होंने बोला कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ना, हम उसे देते हैं किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए। तो आप इसी क्रोनोलॉजी में देखिए किस तरीके से रिजर्वेशंस हमें देखने मिले। पहले मुस्लिम्स के लिए दिया गया, फिर उसके बाद कौन आ गया, उसको एक्सटेंड करके एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियंस और सिखिज़म को अलाउ किया गया। देन 1932 का टाइम क्या हुआ कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया। चलिए अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, मतलब हम बात करते हैं जब हमारा प्यारा भारत आज़ाद हो चुका है। चलिए अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस यहाँ पर क्या आ जाता है, दैट इज स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन 1951 केस। सो ये केस वो था जिसने विच लीड टू द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर क्या हुआ, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को इंसर्ट किया गया, जो प्रोवाइड करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ठीक है। आप ध्यान से पढ़िए इस लाइन को, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। साथ ही इसके बाद फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1953 में, जिसको चेयर किया था काका साहब कालकेरकर ने, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1955 में। इसके बाद नेक्स्ट केस हमें देखने मिल जाता है, दैट इज M.R. बालाजी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962, जो क्या बोलता है, किसी भी एक साल में जो रिजर्वेशन है, जॉब्स में दिए जाने वाले जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऑल राइट, आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं rousacademy.in, वहाँ भी आपको इसका पूरा फॉर्मेट देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, मंडल कमीशन 1979 में। अब देखिए ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था, ठीक है। हमने जैसा देख लिया कि पहला जो बैकवर्ड क्लास कमीशन था वो कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1953 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ काका साहेब कालकेरकर। दूसरा मंडल कमीशन आ जाएगा जिसको इस्टेब्लिश किया जाएगा 1979 में। अब इसको लीड किसने किया था, BN मंडल, और इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि लगभग अगर हम बात करें तो 3747 बैकवर्ड कास्ट हैं, जो कि पूरी पॉपुलेशन का 52% क्या करती हैं, भाग बनाती है। लेकिन हाँ, इस 52% में से जब हम बात कर रहे हैं तो हम SC और ST की पॉपुलेशन को यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, और उसी का रिजल्ट था कि 1980s में ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और वहीं डिसाइड किया जाएगा कि 27% जो रिजर्वेशन है वो OBCs को दिया जाना चाहिए इन दी जॉब्स। तो ये जो सारे रिकमेंडेशन यहाँ पर किए गए थे बाय द मंडल कमीशन, उसको VP सिंह गवर्नमेंट ने 1990 में इम्प्लीमेंट कर दिया। अब देखिए 1991 का समय आया जब PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, और इन्होंने इसमें 2 चेंजेस किए। पहले तो इन्होंने ऐड किया कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर फॉर OBC। इन्होंने बोला कि प्रेफरेंस किसको दिया जाना चाहिए, टू द पुअरर सेक्शन, ठीक है। आप OBC के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला, उसमें भी जो पुअरर सेक्शन है उसको हम यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। वहीं इन्होंने क्या बोला, 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ हायर क्लासेस। ओके, सो इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब आ जाता है हमारे पास बड़ा लैंडमार्क सा केस, दैट इज़ इंदिरा सोहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। यहाँ पर क्या हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो रिजर्वेशन है
ओबीसी को जो दिया जाना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 27% तक हम उसे दे सकते हैं, राइट। ऑल्सो इट प्रोवाइडेड दैट क्रीमी लेयर सेक्शन ऑफ ओबीसी इज नॉट एंटाइटल फॉर एनी रिजर्वेशन। साथ ही इन्होंने क्या बोला कि जो टोटल नंबर है रिजर्वेशन का, ठीक है, किसी भी स्टेट में वो 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा इन, बट यहाँ पर इन्होंने एक और लाइन लिखी है, बट इन सम एक्सेप्शनल कंडीशंस। साथ ही इन्होंने क्या बोला कि नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन बट इन इनिशियल अपॉइंटमेंट्स ओनली शुड बी देयर। और साथ ही इन्होंने जो कैरी फॉरवर्ड रूल है उसको भी बोल दिया कि दिस रूल इन द केस ऑफ बैकलॉग वैकेंसी इज वैलिड। चलिए अब बात कर लेते हैं 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1955 जो इंट्रोड्यूस करेगा आर्टिकल 16 क्लॉज 4A जो नलीफाई कर देगा रूलिंग विद रिगार्ड टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ऑलराइट, बात आ जाती है 81th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 की विच इंसर्टेड आर्टिकल 16 क्लॉज 4B जो क्या करेगा, अगेन इट विल नलीफाई द रूलिंग ऑफ बैकलॉग्स। ठीक है, अब आप देखते जाइए यहाँ पर किस तरीके से क्रॉनोलॉजी चल रही है। नेक्स्ट 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आएगा 2001 विच प्रोवाइडेड फॉर कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। ठीक है, ध्यान से देखिए ये शब्द ये क्या बोल रहा है, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी इन रिजर्वेशन इन प्रमोशन। इसके बाद आ जाएगा एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 जो कि यहाँ पर क्या करेगा, इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जिसको आर्टिकल 16 क्लॉज 4A को यहाँ पर इन्होंने देखा और इन्होंने बोला कि ठीक है, 3 कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होना ज़रूरी है। फर्स्ट इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, सेकेंड इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, third, such a reservation policy shall not affect the overall efficiency of the administration. In case if you are forgetting, तो हम 16 क्लॉज 4A की जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1955 जिसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, टू नलीफाई द रूलिंग विद रिगार्ड टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन। चलिए अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। जैसा कि हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर आर्टिकल 16 क्लॉज 6 ऐड किया गया था और 15 क्लॉज 6 को यहाँ पर लाया गया। सो दिस आर्टिकल इज नथिंग बट शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन for the reservation of appointment or post in favor of any economically weaker section of citizen other than the classes mentioned in clause 4 in addition to the existing reservation and subject to the maximum of 10% of the post in each category. This we have already discussed. चलिए, so अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया एंड सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट. Also do visit the Rouse Academy for competitive exam MP Nagar Zone 2 if you want to give wings to your preparation. तो आप चाहें तो इस पर्टिकुलर सेक्शन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो कि रिजर्वेशंस की जो हिस्ट्री रही है इंडिया में उसकी एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी है, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके काम के लिए रहेगा. साथ ही आप यहाँ पर 2019 का वर्डिक्ट जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं वो भी ऐड कर सकते हैं. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. Particular section is talking about where center is opposing petition in high court against provision of surrogacy law. देखिए क्या हुआ है, सेंटर ने अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है जिसने चैलेंज किया है बहुत सारे प्रोविजंस को, जो कि किस प्रोविजंस और सम surrogacies laws, those are related with ART which is Assistive Reproductive Technology Regulation Act 2021 और साथ ही Surrogacy Regulation Act 2021 को यहाँ इन्होंने चैलेंज किया है. देखिए जिन्होंने पिटीशन फाइल करी है उनका बोलना ये है कि हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है. आप सभी को अगर पता हो तो इन शॉर्ट अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 में क्या बोल दिया कि सरोगेसी कमर्शियलाइज नहीं होनी चाहिए, राइट. देयर शुड नो एक्सचेंज, पैसों का कोई लेन देन या एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होना चाहिए. अब ये क्या बोल रहे हैं, जो पिटीशन यहाँ पर कर रहे हैं उनका बोलना ये है कि हमारे पास लास्ट ऑप्शन ही कमर्शियल सरोगेसी है. ठीक है, साथ ही इनका बोलना ये है जो ART है वो क्या करता है, वो प्रोहिबिट करता है किसको, लिव इन कपल्स, सिंगल मैन एंड LGBTQ कम्युनिटी को. ठीक है, कि भाई वो इसका हेल्प नहीं ले सकते. अगर हम ART टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं तो IVF और ये सारी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आती हैं.
तो आप याद रखेंगे इस पूरे आर्टिकल को अगर आपको समझना है तो आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पता होनी चाहिए। ऑलराइट, तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि ART क्या बोल रहा है, इट एक्सक्लूड्स लिव इन कपल, सिंगल मैन एंड LGBTQ कम्युनिटी। वेयर एज सरोगेसी एक्ट क्या बोल रहा है कि भाई एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, कमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए सरोगेसी में। और इसी की वजह से ये जो लोग हैं जिनके नाम आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे, लाइक करण बलराज मेहता एन अनमैरिड मैन, पंखुड़ी चंद्रा अ मैरिड वुमेन एंड अ मदर ऑफ वन चैलेंजिंग दी सेवरल प्रोविजंस। अब ये पूरे जो यहाँ पर मेंशन किया है ना बड़े अच्छे से, करण बलराज मेहता एंड अनमैरिड मैन, तो मैंने आपको बताया क्या हो रहा है, ART बैन करता है सिंगल मैन को। ऑलराइट, दूसरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पंखुड़ी चंद्रा अ मैरिड वुमेन एंड अ मदर ऑफ वन। साथ ही यहाँ पर सरोगेसी एक्ट में भी एक बात बोली गई है कि जो ऑलरेडी जिनका कोई बच्चा है वो इन चीज़ों को अवेल नहीं कर पाएंगे। अभी हम डेप्थ में जब इस लॉ को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये क्या बोल रहे हैं। साथ ही इन्होंने बोला है कि जो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सरोगेसी जो है it comes under the reproductive choice of a woman and it is included as a fundamental right under the purview of article 21 of the constitution, जो कहीं ना कहीं ये लॉ इस पर्टिकुलर सेक्शन का हनन कर रहा है। इसके रिजल्ट में यहाँ पर क्या बोला, सेंटर ने एक रिपोर्ट दी और इन्होंने बोला कि जो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 लेके आया गया था, उसको लेके ही इसीलिए आया गया था सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट दी, ये जो उल्टा सीधा काम चल रहा है, कमर्शलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, पैसे देकर काम करवाए जाते हैं, हम उसको कहीं ना कहीं प्रोहिबिट कर सकें और रेगुलेट कर सकें। चलिए, तो अब यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं कि ये लॉ क्या बोलता है। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, मैं जैसा आपको बता चुकी हूँ, एल्ट्रुरिस्टिक सरोगेसी नहीं होगी। दैट मीन्स पैसों का एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं या इंश्योरेंस कवरेज जो है वही बस यहाँ पर कपल किसको प्रोवाइड करेगा, सरोगेट मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और इसके अलावा कोई भी मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर इन्होंने बोली है कि कौन कपल है जो सरोगेसी के लिए एलिजिबल होगा, तो एनी कपल that has proven infertility in is a candidate। दूसरी चीज़ ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अब एलिजिबल कौन हो सकता है साथ ही, तो इन्होंने बोला कि एलिजिबल सर्टिफिकेट जो है, जो कपल इसके लिए सरोगेसी के लिए अवेल कर पा रहे हैं, सरोगेट मदर के लिए अवेल कर पाएंगे, उनको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली कंडीशन इन्होंने यहाँ पर क्या डाल दी, जो कि आप आर्टिकल में भी देख पा रहे हैं, कि दे शुड बी इंडियन सिटीजन्स ऑलराइट हु हैव बीन मैरिड फॉर एटलीस्ट 5 years। पहली कंडीशन, मैरिड कपल होने चाहिए कम से कम 5 साल के लिए और इंडियंस होने चाहिए। दूसरा इन्होंने क्या बोला, द फीमेल मस्ट बी बिटवीन 23 years to 50 years एंड द मैन एज शुड बी बिटवीन 26 year एंड 50 year। ये आप यहाँ पर रीड कर पा रहे हैं। साथ ही इन्होंने क्या बोला, दे कैन नॉट हैव एनी सर्वाइविंग चिल्ड्रन। अब ये सर्वाइविंग चिल्ड्रन कौन हो सकता है, चाहे वो बायोलॉजिकल इनका चाइल्ड हो, अडॉप्टेड हो या सरोगेसी के थ्रू लिया गया हो। थर्ड कंडीशन क्या आ जाएगी, इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं किया कि अगर मेंटली या फिजिकली चैलेंज चाइल्ड है या लाइफ थ्रेटनिंग किसी डिसऑर्डर से कोई बच्चा सर्वाइव कर रहा है, उस कंडीशन में पेरेंट्स क्या कर सकेंगे, राइट। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये पूरा सेंटेंस जहाँ पे मैरिड वुमेन और ये वर्ड्स का यूज़ किया गया है क्यों किया गया है। अब देखिए दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या आ जाती है कि सरोगेट मदर कौन हो सकता है। तो सरोगेट मदर इन्होंने बोल दिया इस एक्ट के बाद कि ओनली अ क्लोज रिलेटिव ऑफ द कपल कैन बी अ सरोगेट मदर। दूसरा, शी शुड हैव बीन मैरिड, उसका अपना खुद का एक चाइल्ड होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। अगर उसका खुद का कोई बच्चा नहीं है तो वो सरोगेट मदर नहीं बन सकती। दूसरी चीज़, जो उनकी एज है, इट मस्ट बी बिटवीन 25 एंड 35 years ऑफ एज। बट एक और कंडीशन, ऐसी महिला जो सरोगेट मदर बन रही है वो पूरे लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार ही सरोगेट मदर बन सकती है। तीसरी कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई, इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई सिंगल वुमेन है और वो सरोगेसी के लिए आगे बढ़ना चाह रही है तो वो कैसा होना चाहिए, मतलब जो सरोगेसी को अडॉप्ट करना चाह रही है वो क्या हो सकती है, वो तभी ये कंडीशन फुलफिल कर पाएगी जब वो या तो विडो हो या तो डाइवोर्स्ड हो और उसकी एज कितनी हो,
35 से 45 के बीच में, तभी वो क्या कर सकती है, सैरोगेसी के थ्रू बच्चे को ले सकती है। ठीक है, तो ये तो बात रही सरोगेसी एक्ट की। अब आ जाता है एआरटी। एआरटी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो भी एआरटी टेक्नोलॉजीज हैं लाइक आईवीएफ, जो स्पर्म डोनिंग या फिर ओवम डोनिंग बैंक्स हैं, उन सब में जो टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ किया जा रहा है या जो गलत तरीके से इनका काम किया जा रहा है, वहाँ पे एथिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई सबसे पहले ये उनके लिए है हु एस्पायर टू बिकम पेरेंट्स। ठीक है, इफ़ इट इज़ फॉर द वुमेन टू अटेन मदरहुड इफ़ दे सो डिज़ायर। साथ ही इन्होंने क्या बोल दिया कि हम एक्सक्लूड कर रहे हैं लिव इन कपल्स, इसका पार्ट नहीं हो सकते, सिंगल मैंस एआरटी को अडॉप्ट नहीं कर सकते, साथ ही LGBTQ कम्युनिटी भी इसका बेनिफिट नहीं ले सकती। अब कौन इसको अवेल कर सकता है, तो यहाँ पर बात हुई, तो इन्होंने बोला कि a woman wishing to donate ovum must be between 23 and 35 years, married and have at least a child of her own, और वो भी बच्चा कितना होना चाहिए, 3 साल या उससे ज़्यादा का। चलिए, दूसरा इन्होंने क्या बोल दिया, a woman above the legal age of marriage and below the age of 50 and a man above the legal age of marriage and the below the age of 55 can avail the assisted reproductive technology services. साथ ही a couple और a single woman can use ART for becoming a parent। लेकिन यहाँ पर सिंगल मैन के बारे में बात नहीं की गई है। तो इसी सब का रिजल्ट है, जो सेंटर है उन्होंने बोला कि हमने जो कमर्शलाइजेशन है या जो मिसयूज़ हो रहा है उसकी वजह से इस बिल को लेकर आए थे, और इस तरीके की जो पिटिशंस फाइल की जा रही हैं उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। So it is for Corporate of Paris United Nations Secretary General cautions at COP27। देखिए COP27 का जो समिट है वो इजिप्ट में इस समय शुरू होने वाला है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये बोला जा रहा है, जो मिस्टर एंटोनियो गुटरेस हैं उन्होंने बोला कि हम सभी का जो ध्यान है वो रशिया यूके वॉर की वजह से यहाँ वहाँ हो गया है, बट दिस इज़ अ टाइम कि हम रियलिटी को फेस करें। वी मस्ट वर्क टुगेदर नाउ टू कट द कार्बन इमिशन। ठीक है, अगर हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ कैटास्ट्रॉफिक नहीं करना चाह रहे हैं और उनको प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, तो हमें ये वो टाइम है जब हमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स को एक तरफ रखकर एक साथ आकर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, ह्यूमैनिटी हमारी चॉइस होना चाहिए, कोऑपरेटिज्म हमारी चॉइस होना चाहिए रादर देन फाइटिंग विद ईच अदर। साथ ही इन्होंने यहाँ पर ये भी एड्रेस करने की कोशिश करी है कि जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के बीच में टसल है, ठीक है, एक तो वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनका बोलना ये है कि आप जब भी कोई कार्बन इमिशन या ऐसी लिमिट सेट करते हैं तो वो सिर्फ उस तरीके से सेट करते हैं कि वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज़ को नुकसान पहुंचाता है। कैसे? देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ वो कंट्री हैं दोज आर स्टिल ग्रोइंग। ठीक है, अभी हमारे यहाँ उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, वी नीड टू यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज। बट डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑलरेडी भाई हमारी कंट्रीज़ में आके अपने सेटअप लगा चुकी हैं। अगर हम यूके की बात करें तो उन्होंने भी हमारे रिसोर्सेज का बड़ा बुरे तरीके से यूटिलाइजेशन किया, यूटिलाइजेशन तो नहीं बोलूँगी, रिसोर्स को बर्बाद किया है, राइट। तो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच का जो ये टसल है ये भी यहाँ पर हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हम साथ में आएँ और काम करें। साथ ही इन्होंने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, दैट द 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज US एंड चाइना have a particular responsibility to join effort to make this pact a reality। ठीक है, अब ये दोनों भी आपस में काफ़ी लड़ते रहते हैं। एक अगर हम बोले तो एशियन डोमिनेंट है चाइना, जिनके पास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी हैं और ये बहुत लगातार काम कर रहे हैं। वहीं जब हम कार्बन इमिशन की बात करते हैं तभी भी चाइना पीछे नहीं रहता। सो दिस इज़ द क्रक्स ऑफ दिस एंटायर न्यूज़। आप चाहें तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, COP27 या फिर यूनाइटेड नेशंस के क्या इनिशिएटिव है, व्हाट इंडिया इज़ डूइंग, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। साथ ही पंचामृत जो COP26 जो हुआ था ग्लासगो में, वहाँ पर हमने लिए था, तो पंचामृत जो हमारी ओथ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। FCRA changes aim to stop unproductive NGO spending। देखिए,
रिसेंटली 24-25 अक्टूबर के सेक्शन में हम इसको बहुत हॉलिस्टिकली कवर कर चुके हैं। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 25 अक्टूबर के वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसमें जा सकते हैं और आप पढ़ेंगे FCRA के पूरे इस अमेंडमेंट के बारे में। देखिए अब ये पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो FCRA एक्ट में अमेंडमेंट किए गए हैं 2020 में, इन्हें किया ही इसीलिए गया है ताकि जो अननेसेसरी या अनऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर हैं जो NGOs करते हैं ऑन अनप्रोडक्टिव आइटम्स लाइक अचानक से स्टाफ की सैलरी बढ़ा देना या लग्जरी व्हीकल्स खरीद लेना, तो इन सब को, ऐसी गतिविधियों को डिस्करेज करने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए इस तरीके की एक अमेंडमेंट किया गया था। ये बोला है होम मिनिस्ट्री ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में। साथ ही इन्होंने यहाँ पर ये भी बोला है कि ये जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं ये हेल्प करेंगे हमें इफ़ेक्टिवली मॉनिटर करने में कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है जो NGOs को मिल रहा है, क्या उसका यूज़ उसी काम के लिए हो रहा है जिस पर्पस के लिए डोनेशंस लिए जा रहे हैं, या उसके लिए कुछ और काम किया जा रहा है, या कहीं ब्लैक मनी का वाइट तो नहीं किया जा रहा। देखिए एक्ट में आखिर हुआ क्या था, इन्होंने बोला कि अगर कोई NGO जैसे फॉरेन फंड लेने हैं तो पहले तो उन्हें एक अप्रूवल लेना होगा, ठीक है, FCRA से, और जब FCRA से ये अप्रूवल ले लेंगे तभी ये इस तरीके के फॉरेन फंड्स को ले सकते हैं। अब फॉरेन फंड्स को कहाँ खर्च किया जा रहा है, उसका क्या यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, ये भी इन्हें FCRA को बताने या अपडेट करने की ज़रूरत है। तो एनुअल रिपोर्ट में ये बोला गया है कि ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये जो एक्ट लेके आया गया था, ये कहीं ना कहीं बेटर रेगुलेशन के लिए है, जालसाजी जैसी चीज़ें ना हो पाएँ, उसके लिए इस एक्ट को लेकर आया गया है। So, it's time for current oriented one-liners, and first news is November 8, 2022 is the 553rd birth anniversary of first Sikh Guru, Guru Nanak Dev. Adani New Industrial Limited has installed India's largest wind turbine at Mundra in Gujarat. Switzerland created the record for operating the longest passenger train, which is about 1.9 kilometers. Mohammad Tayyab Ikram, who's a CEO of Asian Hockey Federation, has been elected as the president of the International Hockey Federation. Last State of the Global Climate in 2022 report was released by the World Meteorological Organization. So it's a quiz time, and first question is November 8, 2022, which is the birth anniversary of first Sikh Guru, Guru Nanak Dev, is विच इज़ दिस एनिवर्सरी, क्या इसका कितने साल हो चुके हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर मंडल कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। ओके, सो आप सभी को पता है, करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए इतना ही। ज्वाइन आवर बैचेस फॉर UPSC MPPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीट्स आर वेरी लिमिटेड, सो हरी अप। Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.